guys, what's going on? This is part 2 of our chapter Basic Accounting Terms। जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे 12 बेसिक टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फर्स्ट जो टर्म है गाइस वो है अकाउंट। तो हमें अकाउंट का मीनिंग क्लियर करना होगा। तो अकाउंट की बात की जाए तो ये क्या है, एक तरीके से इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब एक तरीके से इसमें जो है जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस के जो लेन देन होते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है एक पर्टिकुलर हेड में। से फॉर एग्जाम्पल सैलरीज अकाउंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट बनता है, और या फिर एक पर्टिकुलर हेड हो सकता है, एसेट अकाउंट हो सकता है, लायबिलिटी अकाउंट हो सकता है, तो उसे हम बोल देते हैं अकाउंट। और इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। टी शेप फॉर्म में होता है अकाउंट, और इसमें दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट जो टर्म्स है इसे हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। तो टी शेप फॉर्म में रहता है। और सपोज एग्जांपल के लिए, अब सपोज ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है मतलब इसमें हमें कैश, अब क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है कैश अकाउंट है, तो इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सपोज कि अगर कैश आता है तो कैश आएगा तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे प्लस वाली साइड पे, और अगर कैश चला जाएगा तो इसे रिकॉर्ड करेंगे माइनस साइड पे। तो इसी तरीके से अकाउंट का फॉर्मेट रहता है। पर्टिकुलर हेड होते हैं इसमें, उसी को हम अकाउंट्स में बोल देते हैं अकाउंट। ओके, फिर जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या मीनिंग रहता है, क्योंकि बिजनेस जब भी सेटअप किया जाता है तो मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, बिजनेस की जो ऑपरेशंस है उससे जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रॉफिट। तो ये हम बोल सकते हैं इट इज दी पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। बिजनेस में मतलब ये ऑपरेटिंग इनकम का जो पार्ट है उसे प्रॉफिट बोला जाता है। बिजनेस की जो ऑपरेशंस है उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है उसे प्रॉफिट बोला जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म, our next term is expenditure. Expenditure means the amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods or services. Means कि एक्सपेंडिचर का जो मीनिंग रहता है, एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंस करना, खर्चे करना। और बिजनेस में एक्सपेंस किए जाते हैं जैसे कि गुड्स को एक्वायर करने के लिए, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, सर्विसेज को खरीदने के लिए, तो हम उसे एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। और एक्सपेंडिचर को भी फर्दर कैटेगराइज करते हैं, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, मीन्स कि खर्चा हम आज कर देंगे, और लेकिन जो इनका बेनिफिट है, इनका जो बेनिफिट है वो काफी ईयर्स तक के लिए मिलता है, काफी सालों तक के लिए मिलता है। और इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जैसे कि परचेज ऑफ एसेट्स, लाइक परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब सपोज अगर हमने आज के टाइम पे एक बिल्डिंग खरीदी और जिसकी वर्थ है ₹5 लाख, तो इसका जो बेनिफिट है बिजनेस को बियॉन्ड एन अकाउंटिंग है, मतलब कई सालों तक मिलेगा। उसका बेनिफिट जो है वो 5 साल, 10 साल, 20 साल तक मिलेगा। तो इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल है, ये डेली नेचर के नहीं होते, और हम इसे बोल सकते हैं नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग मीन्स जो डेली नेचर का ना हो, ऐसा खर्चा जो नॉन रेकरिंग है। और ये एक्सपेंस करना भी जरूरी है। बिजनेस में एसेट्स को बाय करेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, तभी बिजनेस का बेस स्ट्रांग होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी। फिर वही बात की जाए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली नेचर की एक्सपेंसेस है। बिजनेस में इनकम करनी है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे। तो जो रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ गुड्स, एंड इसमें ये भी आ सकता है सैलरी पेड, वेजेस पेड, एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी। इस टाइप के जो खर्चे हैं बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए, अर्निंग बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक और पॉइंट आ जाता है इसमें कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर इसका खर्चा करंट ईयर में हो रहा है, जिस भी ईयर में हो रहा है, तो उसी ईयर में इसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए एडवर्टीजमेंट करी। एडवर्टीजमेंट का मेन एम क्या रहता है कि गुड्स की सेल्स को बढ़ाना है, गुड्स को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेचना है।
तो अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो इस टाइप का जो एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, उसे हम क्या नाम देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर की बात की जाए तो प्रोप्राइटर एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करता है और साथ ही साथ रिस्क भी लेता है। फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्रोप्राइटर को हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ऑनर है। ऑनर क्या होता है, हाईएस्ट रिस्क टेकर होता है, और जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और अगर कैपिटल पैसा लगाया जा रहा है बिजनेस में, फिर उसी के साथ रिस्क भी लेगा, तो उसी पर्सन को हम क्या बोल देते हैं अकाउंट्स में, प्रोप्राइटर। ऑनर को ही बोल दिया जाता है प्रोप्राइटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाता है गेन। अभी हमने जैसा कि देखा, एक टर्म था हमारे पास प्रॉफिट, और एक और टर्म है गेन। गेन भी एक तरीके से बिजनेस की इनकम है, बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है गेन और प्रॉफिट में। गेन किस टाइप की इनकम है, जिसे ऐसी एक्टिविटीज जो नॉन रेकरिंग नेचर की है, जो कभी कभार होने वाली एक्टिविटीज है, उनसे जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे गेन। जबकि प्रॉफिट क्या है कि जो डेली नेचर की एक्टिविटीज है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, उससे जो इनकम हो रही है वो प्रॉफिट है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब बिजनेस का जो मेन काम है, जैसे कि स्कूटर में डीलिंग करना, स्कूटर खरीदना बेचना, तो स्कूटर को खरीद कर बेचकर जो प्रॉफिट होगा उसको तो नॉर्मली प्रॉफिट का नाम दिया जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के ऑपरेशन से है। लेकिन अब जैसे स्कूटर डीलर है और वो और भी चीजों का यूज करता है, जैसे वो कंप्यूटर का यूज करता है, तो कंप्यूटर उसकी फिक्स्ड एसेट है और उस कंप्यूटर को उसने रखा हुआ है यूज करने के लिए। लेकिन सपोज फ्यूचर में कभी ना कभी अगर उस कंप्यूटर को बेचा और उस कंप्यूटर पर प्रॉफिट हुआ, बेचकर जो प्रॉफिट हुआ, तो उसे हम किसका नाम देंगे, गेन का। तो हम बोल सकते हैं कि जो गेन है ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, और ये किससे इनकर हो रहा है, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स से। फिक्स एसेट्स को बेचकर जो प्रॉफिट होगा उसे बोलेंगे गेन। नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में सबसे पहले ट्रेड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ट्रेड का मीनिंग रहता है, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदना और बेचना ट्रेड होता है, और जो गुड्स है उसका मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में समझा था। गुड्स का मतलब होता है कि जिसमें सेल एंड परचेज हो रही है, उसी आइटम्स को हम बोल देते हैं गुड्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मीन्स कि ऐसी चीजें, ऐसे अमाउंट जो हमें ट्रेड से रिसीव करने हैं, जहां से पैसा रिकवर करना है, उसे हम बोलेंगे रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में भी दो चीजें आती हैं, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर का देखते हैं मीनिंग। डेटर जो है ये एक ऐसा पर्सन होता है जहाँ पे फर्म जो है इसे गुड्स सेल करती है ऑन क्रेडिट। मतलब कि फर्म जब गुड्स बेचेगी उधार पर, क्रेडिट पे बेचेगी, तो जिस पर्सन को बेचेगी उससे बोलेंगे हम डेटर। एग्जाम्पल के लिए, ए सॉल्ड गुड्स टू बी। ए ने गुड्स सॉल्ड करे बी को, ए ने जो है गुड्स सॉल्ड करे बी को, और बी ने अभी इन गुड्स के लिए ए को कोई पैसे नहीं दिए। ये जो गुड्स बेचे गए उधार पर, क्रेडिट पर बेचे गए, तो ए के लिए बी क्या होगा, डेटर, क्योंकि ए ने बी से पैसा लेना है। इसी को हम बोल देते हैं डेटर। नेक्स्ट टर्म है बिल्स रिसीवेबल। इसे हम आगे समझेंगे, आगे जैसे जैसे चैप्टर्स करेंगे तो हम उसे तब क्लियर करेंगे। अभी तक के लिए आप डेटर्स का मीनिंग ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की बात की जाए, ऐसी चीजें जहाँ पे हमें पेमेंट करनी हो, जो चीजें हमें पे करनी है उसे हम बोल देंगे पेबल्स। अब पेबल्स पे हमें दिख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म पे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो कि फर्म को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट। फर्म ने क्रेडिट की फैसिलिटी ली, तो फर्म को जिस पर्सन को पैसा देना हो उसे हम बोलेंगे क्रेडिटर। एग्जाम्पल के लिए, ए परचेज गुड्स। ए ने गुड्स खरीदे फ्रॉम बी। ए ने गुड्स खरीदे किससे, खरीदे बी से। तो ए के लिए अब बी क्या होगा, क्रेडिटर, क्योंकि ए ने बी को पैसे देने हैं। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अगर सेल्स ऑन क्रेडिट होती है, फर्म गुड्स बेच रही है तो बनेगा डेटर, और फर्म अगर गुड्स परचेज कर रही है उधार पर तो क्या बनेगा, क्रेडिटर। ऐसे ही फिर ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल भी आता है। बिल्स पेबल का मीनिंग हम आगे क्लियर करेंगे, अभी क्रेडिटर और डेटर का मीनिंग अच्छे से समझना होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आ जाती है, नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट
बहुत सिंपल रहता है। डिस्काउंट का मीनिंग है रिडक्शन इन प्राइसेस। गुड्स के प्राइसेस में जो रिडक्शन हो रहा है, जो कमी होगी, उसे डिस्काउंट का नाम दिया जाता है। फिर डिस्काउंट के भी दो टाइप हो जाते हैं अकाउंट्स में, एक है कैश डिस्काउंट और सेकंड वन है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, जो बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उन पे ये प्रोवाइड किया जाएगा, इसे बोला जाएगा कैश डिस्काउंट। और जो ट्रेड डिस्काउंट है, चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो या फिर चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो, उधार वाले लेन देन हो या फिर कैश वाले लेन देन हो, जिस टाइप के भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। और एक और डिफरेंस हो सकता है, कैश डिस्काउंट जो होता है मेनली कस्टमर्स के लिए होता है। प्रॉम्प्ट, जैसे कस्टमर, कोई भी कस्टमर है, उसने प्रॉम्प्ट जो है पेमेंट करी तो उसे कैश डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये मेनली ट्रेडर्स से रिलेटेड होता है। कोई ट्रेडर है, बल्क में परचेजेस करेगा, बहुत ज़्यादा एक सर्टेन क्वांटिटी में एक जो है मतलब गुड्स को परचेज करेगा, तो ये उससे रिलेटेड होता है। इसको भी हम और आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी डिस्काउंट का जो है दो टाइप रहते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद फिर जो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है वो है बैड डेट्स। बैड डेट का क्या मीनिंग रहता है, बिजनेस में सेल्स होती है ऑन क्रेडिट, और जब सेल्स हुई ऑन क्रेडिट तो क्या बनते हैं, डेटर्स। क्योंकि डेटर वो पर्सन होता है जिससे कि बिजनेस को पैसा लेना होता है। और सेल्स जब हुई ऑन क्रेडिट, डेटर बना। कई बार क्या हो जाता है ना कि अब जैसे जिस भी पर्सन से फर्म ने पैसे लेने, से डेटर से पैसा लेना और वो पैसे नहीं दे पा रहा, अनेबल टू पे बैक इट डेट्स, और वो अपने पैसे नहीं दे पा रहा, तो उस डेटर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, बैड डेट। मतलब कि वो पर्सन जो फर्म के पैसे नहीं दे पा रहा, उसको क्या नाम दिया जाएगा, बैड डेट। और बैड डेट बिजनेस का क्या है, लॉस है। जैसे एग्जांपल के लिए फर्म ने गुड्स सॉल्ड करे थे ए को, तो ए यहाँ पे डेटर है। ए जो है अब इसके पास पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं दे पा रहा फर्म को, तो ये फर्म के लिए लॉस हो गया। लॉस हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, फर्म का क्या बन गया, बैड डेट। फिर बैड डेट के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट की बात की जाए तो ये एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी एंटरप्राइज होती है जो कि अपने ड्यूज को पे बैक नहीं कर पाती। मतलब कि वो पर्सन जो कि अपने जो भी उसने अमाउंट ओन करा है, जो भी मार्केट से लोन लिया है, वो वापस नहीं कर पा रहा, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट का मतलब कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एंटरप्राइज है जो उसने अमाउंट ओन करा है, जो मार्केट से लोन लिए है, लायबिलिटीज है, पे बैक नहीं कर पा रहा, तो उसे हम बोल देते हैं यहाँ पे इंसॉल्वेंट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाता है अकाउंट्स में एंट्री। एंट्री का क्या मीनिंग है, जैसे बिजनेस में अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो उन्हें जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स को और एक इवेंट को जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो उस रिकॉर्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, एंट्री बोला जाता है उसे। और फिर इसके बाद जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट की बात की जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट होंगी जर्नल, लेजर, इसको भी आगे हम फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे, आगे समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आ जाती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का अपोजिट है। सॉल्वेंट का मतलब वो पर्सन जो कि कैपेबल है, जिसके पास कैपेसिटी है, अपने ड्यूज को पे बैक कर पाएगा, जो उसने अमाउंट ओन करे, जो लायबिलिटीज लिए वो अगर पे कर पा रहे इजीली, तो इसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो आज की ये जो टर्म्स थी 12 टर्म्स, ये तो कंप्लीट हो गई।